हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब क्लासेस निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और आपकी इसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर, और मैं ऐसी आशा भी रखती हूँ कि आप जो है राजस्थान कांस्टेबल में 30 में से 30 क्वेश्चंस को पूरा अटेंड करके आएंगे। चलिए, तो आपकी तैयारी को और मजबूत करते हैं। हम हमारे पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक। तो सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में हमने चर्चा की थी कि भाई सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और उससे पहले हमने जो है हार्डवेयर वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो हार्डवेयर के बारे में भी हमने थोड़ा सा एक रिवीजन लिया था कि भाई हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में फिर हमने स्टार्ट किया कि भाई सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, अगर किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो वो कार्य कैसे करता है, और क्यों जरूरी है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का होना। तो इन सब के बारे में हमने हमारी पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। और साथ ही साथ में हमने फिर ये भी देखा था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। तो आज वहीं से हम थोड़ा सा रिविजन भी स्टार्ट करेंगे और आगे उसी से कि भाई जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज। चलिए, तो जब हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की थी तो सॉफ्टवेयर के बारे में कि भाई प्रोग्रामों का ऐसा समूह, प्रोग्रामों का ऐसा मतलब ये सेट ऑफ प्रोग्राम है, हम यूं कह सकते हैं कि भाई आप जो है कंप्यूटर को कुछ भी करने के लिए निर्देश देते हो, फिर वो निर्देश जो है कंप्यूटर उसको ग्रुप में समझता है। तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो तो कहलाता है आपके प्रोग्राम। क्या कहलाता है भाई? प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, और जो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है वही आपका क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम यानी कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम आपका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर में हमने ये बात करी थी कि कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपकी जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, लाइक जितनी भी आपके हार्डवेयर डिवाइस है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? खाली डब्बे हैं, उनसे कुछ काम नहीं हो सकता। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो भी क्या है? वो भी खाली डब्बा है, वो भी कुछ काम नहीं करेगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की महत्ता कंप्यूटर में इतनी ज्यादा है कि सॉफ्टवेयर तो होना ही है, तभी कंप्यूटर के जो है सारे काम होंगे। तो जब इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भाई कंप्यूटर में काम ही सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्रामों का समूह है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी कार्य संचालित भी होते हैं और सभी के सभी नियंत्रित भी होते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि कंप्यूटर में सारे ऑपरेशन जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होता है, और कंप्यूटर की जितनी भी सारी डिवाइस है वो सब की सब डिवाइस जो है कंट्रोल भी किसके अंदर है? सॉफ्टवेयर के कारण ही कंट्रोल में। चलिए, फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर थे 3 टाइप्स की, है ना। सॉफ्टवेयर के प्रकार हमने देखे, सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। इसमें एक सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक सॉफ्टवेयर हमने देखा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में होना आवश्यक है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर किसी भी प्रकार से कुछ भी काम नहीं करेगा, और ये कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट आते हैं। जब कंप्यूटर का बनाया जाता है, जब कंप्यूटर निर्माता कंपनी जब कंप्यूटर का निर्माण करती है तो उसी समय कंप्यूटर में पहले से ऐसे प्रोग्रामों के सेट को इनबिल्ट किया जाता है, और वही प्रोग्रामों का सेट आपका क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर तो कंप्यूटर में होना जरूरी है और ये कंप्यूटर के साथ ही इनबिल्ट आते हैं। चलिए, उसके बाद में हमने बात करी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर में हो ही हो, निर्माता कंपनी भी नहीं करेगी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपको कंप्यूटर में देके भेजे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूजर की आवश्यकता के अनुसार जो है कंप्यूटर में डलवाए जाते हैं। लाइक अगर किसी को जो है एमएस वर्ड से रिलेटेड, जैसे कि अगर किसी को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ कार्य करने हैं, या लाइक जैसे किसी को रिकॉर्ड से संबंधित कोई कार्य करने हैं, या प्रेजेंटेशन से संबंधित कोई कार्य करना है, या डोज से संबंधित कोई कार्य करने हैं, तो अगर ऐसे कार्य करने हैं तो इनके लिए यूजर को कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ यूजर की सुविधा के लिए है, ये कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट नहीं आते हैं, और आवश्यक नहीं है कि ये आपके कंप्यूटर में होंगे तो ही आपका कंप्यूटर चलेगा। बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ये कंप्यूटर में नहीं भी होगा तब भी कंप्यूटर मतलब आपका कंप्यूटर कार्य करेगा। तो बस यहाँ पर इन दोनों का ये डिफरेंस आप पहले समझ लीजिए
कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कार्य करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर की सुविधा के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर है। चलिए उसके बाद हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इन दोनों सॉफ्टवेयर की, किसके भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इन दोनों की सुरक्षा और रख रखाव के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं। इसलिए इनको सर्विस या सहायक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, सर्विस वे सहायक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो यहाँ तक तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर ही पढ़ लिया था। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने देखा था कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो है हम पांच प्रकार के सॉफ्टवेयर को रखते हैं, है ना। 5 प्रकार के प्रोग्राम को जो है हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखते हैं। या यूं कह दो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण आपसे पूछ ले कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद हम बात करें तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हम बात करें तो प्रोग्रामिंग भाषाएं। अब प्रोग्रामिंग भाषाएं भाई कंप्यूटर में हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामों का सेट है, प्रोग्रामों का सेट है, प्रोग्रामों का सेट है। अब ये प्रोग्रामों का सेट है तो ये प्रोग्राम किसी न किसी भाषा में तो लिखे ही गए होंगे। तो प्रोग्रामों को जिस भाषा में लिखा जाता है वो भाषा ही क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग भाषा। उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो सभी की सभी क्या होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगी। इसके बाद में अब लैंग्वेज है तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करें तो इसका मतलब भाषा अनुवादक भी होंगे। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता क्यों पड़ी हुई, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा समझता है। उसकी मशीनी भाषा कौन सी है भाई, 0 1 यानी लाइक ये जो बाइनरी डिजिट है इन्हीं भाषा को वो समझता है, इसके अलावा और कोई भी भाषा को वो नहीं समझता। चलिए तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी किसके अंदर आ गया आपके, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ गया आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद में हमने देखा था कि जितनी भी डिवाइस ड्राइव है, जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस है उनको चलाने के लिए कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइव का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइव भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। उसके बाद हमने बात करी थी यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम भाई यूटिलिटी प्रोग्राम को जो है बेसिकली अगर कहा जाए तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, बेसिकली तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन हम जो है आगे सुविधा के आधार पे जो है इसको अलग से पार्ट करके और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन 5 प्रोग्रामों को हमने जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा था। तो पहला ही क्वेश्चन तो आपका यहाँ रेडी हो जाना चाहिए भाई। देखो जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वही चर्चा मेरी क्लास के अंदर करती हूँ। अनावश्यक चीजें मैं यहाँ नहीं पढ़ाती, ठीक है। अनावश्यक चीजें पढ़ाने का मतलब समय बर्बाद होना। तो देखो लिमिट समय में आपको जो है अपने पेपर को बहुत अच्छे से करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका यही से रेडी होता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में किन किन प्रोग्रामों को शामिल किया गया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में 5 प्रोग्राम शामिल होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस ड्राइव और यूटिलिटी प्रोग्राम। तो क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर आज जो हमें, ये तो हमने पिछली क्लास का ही रिवाइज किया है, आज जो हम हमारी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो ये 5 प्रोग्राम है। इन 5 प्रोग्राम को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है लगभग आप मान के चलना सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर वाले पार्ट से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम जो है इनकी पूरी एक एक को डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर? पहली चीज तो देखो कि अगर सामान्य सी जानकारी आपसे पूछ ली जाए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो भाई ये जो है एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि कंप्यूटर तो इसके बिना चल ही नहीं सकता। मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की भी आवश्यकता ज्यादा होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्वयं एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें हम, अब इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होगी। कैसे आजकल जो है छोटे बच्चे जो है फोन का यूज कर पाते हैं। भाई
छोटे से बच्चे को क्या पता है कि फोन में कहाँ से मैसेज पढ़े जाते हैं, कहाँ से यूट्यूब चलाया जाता है, उनको कैसे मालूम है। वो भी बहुत इजी तरीके से जो है फोन को चला पाते हैं। कहीं उनको स्कूल में नहीं सिखाया जाता है कि फोन को इस तरीके से चलाना है, लेकिन एक छोटा बच्चा भी जो है फोन को चला पा रहा है। ये किसके कारण पॉसिबल हो पाया है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण पॉसिबल हो पाया है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये कैसे काम हो पा रहा है, तो अभी जब हम धीरे धीरे इसको डिटेल से पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। चलिए, तो देखो कि बच्चों तक के लिए भी एक मोबाइल मोबाइल में सॉफ्टवेयर को चलाना कितना इजी हो गया है, और वो किसके कारण हो पाया? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण। अब कैसे? इसको ऐसे समझना कि जैसे अगर मैं बात करूं आपके एंड्रॉइड की ही बात करें, एंड्रॉइड मोबाइल की हम बात कर लें, तो जैसे कि आपने जो है कई बार घूमने गए और अब आपको जो है बाहर की जो भौतिक जो चित्र है उनकी आपको पिक लेनी है। तो पिक लेने के लिए आपने क्या करा? अपने मोबाइल को खोला और आपने अपने मोबाइल में कैमरे को ढूंढा कि भाई कैमरा वाला एप्लीकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो आप तो है यूजर, ठीक है, और आपने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन को खोलने का काम किया है। ठीक है, कैमरा क्या है भाई? एक प्रकार से आपके अगर एंड्रॉइड में हम जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखें तो ये सब के सब एप्लीकेशन है। ठीक है, तो आपने तो इसको कैमरा को खोला, कैमरा खुल गया, ठीक है, और उससे आपने फोटो भी ले ली। क्या ये काम बहुत आसान है? भाई अपने लिए तो बहुत आसान है क्योंकि फोटो बहुत जल्दी से अपन ले लेते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है, वो समझना है आपको कि कैमरा क्या था? एक एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन आपने अपनी मानवीय भाषा में दिया है, ये आपने एंड्रॉइड को ऑर्डर अपनी मानवीय भाषा में दिया है। क्यों? क्योंकि लिखी हुई भी मानवीय भाषा ही है। कैमरा के वो आपने ग्राफिक देखा और आपको लगा कि यहाँ से ही हम जो है फोटो खींच सकते हैं, तो ये तो मानवीय भाषा है। लेकिन आपके एंड्रॉइड में वो फोटो क्लिक कैसे हुई? ये ऑर्डर फोन को कैसे मिला कि मुझे फोटो क्लिक करनी है? तो वहां पर काम कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या काम कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यानी कि आपको एक चीज समझनी है कि यूजर के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो सारे के सारे मानवीय भाषा में होते हैं। उस मानवीय भाषा से कंप्यूटर या एंड्रॉइड की समझने वाली भाषा, तो कंप्यूटर या एंड्रॉइड की समझने वाली किसी भी सॉफ्टवेयर की समझने वाली भाषा कौन सी होती है? वो होती है मशीनी भाषा। कौन सी होती है? मशीनी भाषा। आपने तो कहा कि फोटो क्लिक करनी है, ठीक है, आपने फोटो क्लिक भी कर दी, उसके लिए बटन भी दबा दिया, लेकिन उस बटन के पीछे जो है सारा काम 0-1 के रूप में हुआ। अब ये 0-1 क्या है? इसके आगे हम और भी चर्चा करेंगे, पहले हमारी पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस 0-1 के ऑर्डर में चेंज किया गया, और वो ऑर्डर ही क्या है भाई? मशीनी भाषा है। अब इस मशीनी भाषा में चेंज करने का काम किया किसने भाई? ये किया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ने। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ने फोटो खींच दी, फोटो खींची, तो फोटो तो किस में खींची गई है भाई? 0-1 वाले में, यानी मशीनी भाषा में खींची गई है, लेकिन वो आपको आपकी ही भाषा में दिखेगी। अब ये काम वापस किसने किया? ये काम वापस किसने किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने फिर से मशीनी भाषा को किस में चेंज किया? आपके समझने योग्य मानवीय भाषा में चेंज किया। आपके समझने योग्य मानवीय भाषा में चेंज किया। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा हार्डवेयर तक आपको वो पूरा रिजल्ट दिखाने का काम भी किसने किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही किया। तो या अब देखो आपको तो कितना इजी लगा कि भाई मैंने तो फटाफट से फोन उठाया और उससे फोटो खींची और फोटो खींच गई, बहुत इजी लगा आपको। ये काम हो भी कितने, अगर हम बात करें तो विद इन बहुत ही छोटे से सेकंड में ये सारा काम हो गया, पर इस काम के पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ है। चलो, ये एक एग्जांपल, इसके तरीके से समझो आप। एक दूसरा एग्जांपल हो, आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो, अब कीबोर्ड पे सारी अल्फाबेट जो कीज है वो अल्फाबेट सिर्फ आपको समझ में आ रहे हैं। यानी आपने कुछ भी टाइप किया, लाइक मैं मेरी बात करूं, जैसे मैंने मेरा ही नाम टाइप किया, अब मैंने मेरा ये जो नाम टाइप किया ये मेरी समझने वाली भाषा है, ये मेरी समझने वाली भाषा है, इसका मतलब ये मानवीय भाषा है। लेकिन कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता, यानी जो मैंने ये निहारिका नाम टाइप किया है ये कंप्यूटर में किस रूप में गया है? 0-1-0-1 के रूप में या 1-1-0 के रूप में गया है, बिट में जा गया है। तो इस अल्फाबेट को इस मशीनी भाषा में बदलने का काम किसने किया? तो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ने किया। या यूं कह सकते हो कि कंप्यूटर में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा है उसका पहला काम तो यही होता है कि इनपुट किए गए डाटा को मशीनी भाषा में बदलना। जब वो मशीनी भाषा में बदल देता है उसके बाद ही सीपीयू जो है उस पर प्रोसेस करता है, और सीपीयू जब तो यहाँ पर देखिएगा कि इस मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज किया गया और आपके सीपीयू ने इस मशीनी भाषा पे ही प्रोसेस किया। अब सीपीयू ने जो डाटा को प्रोसेस किया वो भी अभी तक किसी भाषा में है भाई? वो भी मशीनी भाषा में ही है। अब उसको फिर से इस मशीनी भाषा को फिर से मानव के समझने योग्य बनाने के लिए इसको फिर से मानवीय भाषा में चेंज किया जाता है, और मानवीय भाषा में जब ये चेंज हो जाती है तभी आपको हार्डवेयर पे लाइक हम बात करें तो मॉनिटर स्क्रीन पे आपको
रिजल्ट के रूप में आउटपुट दिखाई देता है। तो ये जो इतना लंबा प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण ही हो पाता है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है ये आपको प्रैक्टिकली तरीके से तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके लिए हम लिखते हैं 1-2 लाइन और फिर आगे हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद कितने प्रकार का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि भाई ये जो है यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का काम मतलब यूज़र जो है अपनी बात कैसे कंप्यूटर को समझा सकता है, कंप्यूटर अपनी बात यूज़र को कैसे समझा सकता है, ये काम जो पॉसिबल हो पाता है वहाँ पर एक मीडिएटर होता है और वो मीडिएटर कौन है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले इसकी सामान्य जानकारी कि यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर हम लिखेंगे इसके द्वारा कंप्यूटर के सभी कार्य संचालित एवं नियंत्रित किए जाते हैं। यानी कंप्यूटर में सारे ऑपरेशन और मतलब जो होते हैं कार्य जितने भी ऑपरेट होते हैं वो सब के सब सिस्टम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कारण ही हो पाते हैं। तो संचालित व नियंत्रित करता है। ठीक है, फिर तीसरी लाइन आप लिखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़र तथा कंप्यूटर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के और क्या कार्य हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम कह रहे हैं कि भाई कंप्यूटर में सारे काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण हो रहा है। जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो कंप्यूटर को ऑन करने के बाद में जो है सबके सब जितनी इनपुट डिवाइस है, जितनी आउटपुट डिवाइस है, वो कंप्यूटर के ऑन होते समय कौन सी इनपुट डिवाइस यहाँ पर सही ढंग से काम करेगी या कौन सी इनपुट डिवाइस अभी खराब है, इन सब की चेकिंग भी कौन करता है, इन सब की चेकिंग भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। तो यहाँ हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि कंप्यूटर के सभी संसाधनों जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे काम भी किसके हैं, ये सारे काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे कंप्यूटर में आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करेगा। तो चलिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते कितने प्रकार के हैं। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात करें तो मैं आपको प्रकार या टाइप्स बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको बोल के बताऊंगी, उससे आपको ऑटोमेटिक आइडिया लगेगा। जब मैं उनके टाइप्स पढ़ाऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसे कि आप देखिएगा कि वॉशिंग मशीन है। अब वॉशिंग मशीन के लिए पर्टिकुलर उसका एक काम है कि वो सिर्फ और सिर्फ कपड़े ही धोएगी, इसके अलावा वो दूसरा कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये याद रखिएगा। दूसरा एग्जाम्पल कि जब आप अपने मोबाइल में या जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ आप बीच में इधर साउंड चला के मतलब म्यूजिक वगैरह चलाकर सॉन्ग लगाकर अभी आप बैठ जाते हैं। आप सॉन्ग भी सुनते रहते हैं और कंप्यूटर पे काम भी करते रहते हैं। होते हैं ना ये दोनों काम एक साथ में? तो बिल्कुल होते हैं। तो ये भी एक उदाहरण आप याद रखिएगा। तीसरा हम बात करें कि साइंस के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो जैसे मिसाइल का एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम पे मिसाइल को छोड़ी जाती है। अगर जरा सी भी 1 सेकंड की भी देरी हो जाती है तो फिर वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया जाता है ना, वो नहीं हो पाता है।
चलिए ये हो गया। आपने लिफ्ट में देखा होगा कि लिफ्ट में जो गेट है ऑटोमेटिकली क्लोज होता है, ऑटोमेटिकली खुलता है, लेकिन अगर बीच में कुछ ऐसी चीज रख दी जाए तो जिस टाइम पे उसको क्लोज होना था उस टाइम पे वो क्लोज नहीं हो पाता है, लेकिन बाद में क्लोज होने के लिए वो फिर काफी समय लेता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल। तो मतलब ये सारे काम कैसे हो पा रहे हैं? वॉशिंग मशीन कपड़े ही क्यों धोगी, और भी तो दूसरा काम कर सकती है पर नहीं करती है। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल्स को लेके ही जो आपके आसपास की घटनाएं है ना, मतलब उन सभी एग्जाम्पल से, उन्हीं सभी उदाहरण से हम जो है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर हम कार्य के आधार पे बांटे, कार्य करने के आधार पे बांटे, तो कार्य के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का अगर हम प्रकार देखें तो पहला प्रकार आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक जैसे समान कार्य, मतलब कार्यों का ऐसा समूह जो कि बिल्कुल समान रूप से ही किए जाएंगे, उनका एक ग्रुप बना लिया जाता है और उस ग्रुप को जो है बैच के रूप में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम लोग अगर हम बात करें तो जब हम स्कूल्स में पढ़ते थे तो हमारे भी जो है क्लास के सेक्शंस होते थे, जैसे 9th A, 9th B, 9th C। ठीक है, जिससे क्या हो कि काम करने में सुविधा हो, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, एक बड़ी संख्या में बच्चों को पढ़ाने की बजाय कि हम उनको छोटी छोटी संख्या में डिवाइड करके और फिर उनकी पढ़ाई को कराएं। ठीक है, तो वही चीज है, काम तो एक हो रहा है भाई, 9th क्लास में पढ़ाया तो एक ही तरह का सब सिलेबस ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि 9th A में अलग सिलेबस पढ़ाया जाएगा, 9th B में अलग सिलेबस पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया सबको 9th क्लास में एक ही सिलेबस जाएगा, लेकिन वहां पर हमने सेक्शन कर दिए। ठीक है, तो एक समान कार्य, एक जैसे समान कार्यों का ग्रुप बनाकर अगर कोई कंप्यूटर काम करता है तो वहां पर जो काम आता है वो काम आता है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले कार्य के आधार पर अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है भाई? ये अभी मैंने बोला कि एक समान कार्यों का समूह बना लेते हैं और उनको जो है बैच के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज कि भाई बैच तो बन गए, लाइक मान लो कि 3 बैच बना दिए, कोई एक जैसे कार्य हैं और उनके जो है 3 बैच बना दिए। अब इन 3 बैच में काम कैसे होगा? अब यहाँ पर यही से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि इन 3 बैच में काम कैसे होगा। हम ये तो बोल रहे हैं कि एक समान कार्य या एक समान कार्यों का ग्रुप बना लिया जाता है ना, और वो ग्रुप ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है बैच। ठीक है, ये तो हमने लाइन बोल दी, लेकिन यहाँ पर होगा क्या? कंप्यूटर जो है पहले इस A नंबर वाले बैच के सारे कार्य को पूरा करेगा, यानी इस A वाले बैच के ही सभी काम होंगे। और जब तक इस A वाले बैच के काम पूरे नहीं हो जाते, मतलब कंप्यूटर इस A वाले बैच पे जब तक ऑपरेट नहीं कर देता, CPU सारा इसके काम को प्रोसेस नहीं करता, तब तक जो है दूसरे नंबर वाले बैच यानी इस B नंबर वाले बैच के किसी भी काम को शुरू नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर दूसरे नंबर वाले बैच के काम को शुरू करना है तो यूजर को इस A नंबर वाले बैच के सारे काम पूरे होने तक का क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। और एक बार बैच बनाकर कंप्यूटर को जब काम दे दिया जाता है तो उसके बाद में इसमें यूजर हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है वो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम में एक ही काम को पूरा करता है, बैच के रूप में पूरा करता है, और जब तक एक कार्य पूरा नहीं हो जाता दूसरे कार्य पे स्विच नहीं कर सकता है। तो ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके लिए लिखिए आप कि एक समान कार्यों का ग्रुप बनाया जाता है जिन्हें बैच कहते हैं। एक समान कार्यों का ग्रुप बनाया जाता है जिन्हें बैच कहते हैं। फिर आप इसकी सेकंड लाइन लिखेंगे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कार्य पूरा होने पर ही दूसरा कार्य शुरू किया जाता है। दूसरा कार्य शुरू किया जाता है। इसलिए यूजर को पहला कार्य पूरा होने तक इंतजार करना पड़ता है। दूसरे कार्य के लिए इंतजार करना पड़ता है। दूसरे कार्य के लिए इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फिर एक लाइन और लिखेंगे आप इसमें कि यूजर इसमें
मानवीय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है या यूजर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ काम आते हैं? इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम काम आते हैं जहाँ पर आप बिलिंग पेमेंट करते हो वहाँ काम आते हैं, जहाँ आप पेरोल पेमेंट करते हो वहाँ काम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ और जहाँ हम लोगों को जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है वहाँ ये काम आते हैं। तो यहाँ पर आप इसके एग्जाम्पल लिखोगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कि बिल पेमेंट हेतु, बिल पेमेंट हेतु, पैरोल हेतु, और आप साथ में लिख लेंगे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसके लिए आपको मैं फिर से कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के आधार पे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये देखा हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्य के आधार पर कि दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो आपके सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब जो है सेकंड अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो एक आता है आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर मैं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कार्य के आधार पे होते हैं उन तीनों को मैं एक साथ कंपेयर करके आपको बताऊंगी। एक होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, और एक होता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग इन सबको देखेंगे एक साथ ही तीनों को कि भाई मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि ये कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग की यदि हम बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि एक ही साथ में एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हुई ये बात में? एक ही समय में एक साथ, जैसे लाइक मैंने आपको अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने से पहले उदाहरण दिया था कि भाई जब आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आप साथ के साथ में गाने भी सुन सकते हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते करते साथ में साइड में आप जो है गेम लगा के गेम भी खेल सकते हैं। तो ये दो काम एक साथ कैसे कर पा रहे हैं? वो दो काम एक साथ आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उस वाले कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है, वहां काम कर रहा है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां पर एक लाइन लिख लेंगे आप कि एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना यानी उसको क्रियान्वित करना, ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है मल्टी प्रोसेसिंग। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्रोसेसिंग, यानी कि एक साथ जो है बहुत सारे प्रोसेसर को हम जोड़ेंगे और इतने सारे प्रोसेसर को आपस में जोड़ेंगे क्यों? सिर्फ एक काम करने के लिए। किसी एक काम को करने के लिए मान लीजिए कि एक काम बहुत बड़ा है, जैसे मैं एक बात करूं कि एक काम का अगर हम पर मान लें 100% है ना, 100% है। अब इस 100% को करने में बहुत समय लग रहा है, लेकिन हम कुछ ऐसी स्कीम कर सकते हैं कि इस 100% को हम 50-50 में डिवाइड कर लें, फिर आगे और बात करें तो 25 के 4 बैच बना लें, और फिर हम एक काम कर सकते हैं कि 4 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर इन चारों को ये काम जो है करने के लिए सौंप दिया जाए, मतलब अलग अलग प्रोसेसर के पास में ये काम डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां पर एक से अधिक प्रोसेसर मिलकर एक कार्य को पूरा करते हैं। तो यहां लिखोगे एक से अधिक प्रोसेसर आपस में जोड़े जाते हैं, एक से अधिक प्रोसेसर आपस में जोड़े जाते हैं किसी एक कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो फिर वो कौन सा होगा?
वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है कि एक साथ अलग अलग टास्क कर सकता है। ठीक है, तो कैसे कर सकता है समझना कि जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी नोट्स की प्रिंट निकलाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपने अधिकतर ई मित्र वाले को देखा होगा, या जो फोटोकॉपी वगैरह करता है, जो प्रिंट निकला के देता है, उस यूजर को आपने देखा होगा कि वो एक साइड तो ये काम लगा देता है कि भाई प्रिंट हो रही है, और साथ ही साथ कंप्यूटर पे दूसरा काम भी शुरू कर देता है। मतलब एक काम तो चल रहा है, एक काम हो रहा है और उसी के साथ में दूसरा काम भी उसने स्टार्ट कर दिया। तो वो होता है कि एक ही टाइम में उसने अलग अलग टास्क को कंप्लीट किया, तो वो होती है मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग के लिए लिखोगे कि एक ही समय में अलग अलग टास्क को कंप्लीट करना। तो वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा वो होगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इन तीनों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जहां मल्टी प्रोग्रामिंग की बात आए, यानी एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग की बात आए तो यहाँ पर अलग अलग सीपीयू, प्रोसेसर भाई कौन है, सीपीयू है, तो अलग अलग सीपीयू को आपस में इसलिए जोड़ा गया है कि उनके द्वारा किसी एक कार्य को किया जा सके। ठीक है, और मल्टीटास्किंग की बात आए तो एक समय में अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने हेतु जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। तो चलिए हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य के आधार पे 4 प्रकार देख लिए: बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि इसके और भी प्रकार हैं, जैसे कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे देखते हैं इसके प्रकार। तो चलिए नेक्स्ट जो इसका प्रकार आता है वो होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब टाइम शेयरिंग, जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो कि जिसके अंदर जो है काम को करने के लिए समय में बांट दिया गया होगा, या ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कोई भी काम जो है समय में बांधा हुआ होता है और उसी समय में उस काम को पूरा करना होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए अपने एंड्रॉइड में एक पीडीएफ को डाउनलोड पे लगा दी है, ठीक है, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि एक मूवी भी आप साथ में डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपने मतलब कंप्यूटर सिस्टम को 3-4 काम एक साथ दे दिए हैं। कोई पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दे दी, कोई वीडियो डाउनलोड करने के लिए दे दी, साथ में कोई सॉन्ग भी चलाने के लिए दे दिया। लेकिन इसी साथ में आपने एक कंडीशन भी डाल दी है। कंडीशन क्या डाली है कि भाई पीडीएफ जो है विदिन 1 मिनट में डाउनलोड हो जाए, वीडियो जो है विदिन 2 मिनट में डाउनलोड हो जाए, सॉन्ग जो है आपका जस्ट सेकंड में स्टार्ट हो जाए। तो आपने क्या करा, काम भी दिए अलग अलग, लेकिन उसके समय के साथ में उसको बांध भी दिया। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बताए गए समय के अनुसार काम को पूरा करता है या काम को करने के लिए उसको टाइम शेयर करना पड़ रहा है, तो वो होते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखेंगे आप अलग अलग कार्यों को करने हेतु अलग अलग कार्यों को करने के लिए एक समय सीमा में ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवाना। तो ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाएगा भाई? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एक आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि किसी को काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर दे देना कि भाई ये काम आपको करना है, लोगों में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के दे दिया गया है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, अगर हम बात करें कि जैसे काम तो एक ही है लेकिन वो काम अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटकर अलग अलग कंप्यूटर के द्वारा करवाया जा रहा है। और ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जब ऐसे टर्मिनल्स या ऐसे कंप्यूटर जो है एक नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े हो। ठीक है भाई, हमने जो नेटवर्क वाला टॉपिक पढ़ा तो वहाँ हमने देखा था कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? जहाँ एक से अधिक कंप्यूटर
नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं उसका जो ये स्ट्रक्चर होता है वही क्या कहलाती है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। लाइक अगर मैं बात करूं स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी में लाइक, या चलिए रिंग टोपोलॉजी की हम बात करें, तो रिंग टोपोलॉजी में आपको पता था कि 4 से 5 कंप्यूटर ऐसे सर्कुलाकार स्ट्रक्चर से आपस में जुड़े हुए थे। अब इन 4 कंप्यूटर में एक ही काम है और एक ही काम को इसमें क्या करा जाएगा, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाएगा कि 10% इस काम का ये करेगा, 10% इस काम का ये करेगा, 10% इस काम का ये करेगा और 10% इस काम का ये करेगा। यानी कार्य एक है लेकिन उसको जो है इन चारों को एक साथ बांट दिया गया है। एक साथ क्यों बांटा गया है, क्योंकि ये आपस में कनेक्ट भी है, आपस में कनेक्ट है नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम, यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक तरीका, पहले तो ये समझना है। दूसरा तरीका कि अगर मान लो यूजर चाहता है कि एक ही टाइम में सभी यूजर जो है एक ही तरीके का काम करना चाहते हैं, तो जो कंप्यूटर आपस में नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होंगे, नेटवर्क टोपोलॉजीज में कनेक्ट होंगे, तो वहां पर ऐसे कंप्यूटर जो है समान रूप से सभी यूजर एक जैसा काम कर भी सकते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या है, नेट से कनेक्ट है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया आपको। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके द्वारा एक समय में एक काम को या एक कार्य को अलग अलग कंप्यूटर द्वारा एक साथ करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये कंप्यूटर किससे कनेक्ट होंगे, भाई ये नेटवर्क वाले कंप्यूटर होंगे जो आपस में कनेक्ट होंगे ना। ऐसे नहीं, जिनका नेटवर्क कनेक्ट नहीं है, आपस में टोपोलॉजी नहीं है, उन कंप्यूटर से आप जो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोगों ने कार्य के आधार पे 2 और प्रकार देखे, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम आगे अब देखते हैं कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट एक आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में नाम से ही मालूम चल रहा है कि वास्तविक समय पे जो हमें काम करके दे दे, है ना, वास्तविक समय पे जो काम करके देंगे, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। अब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत कहाँ पे होगी, जहाँ पर ये हार्ड एंड फास्ट रूल होगा कि भाई ये समय काम जो है इसी समय पे होना है। यहाँ पर 1 सेकंड की कमी या मतलब 1 सेकंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं होगी, है ना। तो जैसे कि मिसाइल वाले की बात करें हम, तो मिसाइल क्षेत्र में क्या होता है, जो मिसाइल लॉन्च की जाती है उसके लिए पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम होता है और उसी टाइम पे वो लॉन्च की जाती है, ठीक है। तो जहां पर हमें वास्तविक समय से निर्धारित समय पे कार्य करवाना है, वहां पर जो है काम करने वाले कौन से हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, कांस्टेबल में ही आया हुआ है कि जो ये RTOS होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कितने प्रकार का होता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें 1 सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी, है ना। अगर 1 सेकंड की भी देरी होगी तो इसका मतलब जो वो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, वो काम जो है वही का वही रुक जाएगा और उसको फिर से आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर वो काम आपको करवाना है तो उसको फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकंड की भी मतलब समय की देरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ सेकंड कुछ मिनट की देरी चल सकती है, इसके लिए कार्य को फिर से प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है। यानी यहाँ पे बर्दाश्त की जा सकती है समय की देरी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं कि घंटों तक आप वो काम नहीं करवाए, ऐसा नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड कुछ मिनट की।
ठीक है। तो वो होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने इसका एक उदाहरण दिया था कि भाई जो आपकी ये लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट का जो गेट ऑटोमेटिकली ओपन होता है ना, तो उसमें एक समय दे रखा है, उस निश्चित समय तक वो खुली रहती है, उसके बाद में वो निश्चित समय पे बंद भी हो जाती है। लेकिन एक चीज होती है कि अगर बीच में कुछ सामान आप रख दो, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बस मजे लेने के लिए लिफ्ट में कि भाई चढ़ गए कर गए, वो लोग क्या करते हैं, पैर को वहां पे बीच में रख के खड़े रहते हैं। अब इस समय ऐसी स्थिति में ना तो वो गेट क्लोज हो रहा है और ना वो प्रॉपर रूप से खुल रहा है। अब वो समय की देरी हो गई, बंदा तो वहां से हट गया, लेकिन वो समय की देरी होने के कारण से फिर वो काम जो है दूसरे टाइम पे, मतलब दूसरे टाइम पे, उसी टाइम पे जितना टाइम सेट किया गया है, दूसरे टाइम पे रेस्पॉन्स करेगा। पहले वाला टाइम तो उसका क्या हो चुका है, निकल चुका है। तो जैसे ही दूसरा टाइम आएगा वो फिर से रेस्पॉन्स करेगा, वो गेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण था वो था सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जो ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसको आप बेसिकली जो है मिसाइल वाले क्षेत्र से जोड़ के ही पढ़ेंगे, क्योंकि भाई मिसाइल में 1 सेकंड की भी देरी जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है, मतलब काम ही नहीं हो पाता है फिर वो। ठीक है, तो यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो चलिए अपन लिखते हैं इसके लिए, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके द्वारा कोई भी कार्य वास्तविक समय पर ही शुरू किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देखेंगे, कुछ भी सेकंड की देरी नहीं चल सकती, कुछ भी सेकंड की देरी नहीं चल सकती है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और कुछ सेकंड की देरी चल सकती है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होंगे वो होंगे सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्लियर हुआ यहाँ पे आपको। हम लोगों ने जो है कार्य के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम के 7 टाइप अभी तक पढ़ चुके हैं, 7 टाइप हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो तब तक आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि बार बार आप स्क्रीनशॉट लेने की बजाय जब भी ये क्लास होती है तो आप जो है रजिस्टर और पेन साथ में लेके बैठे और बहुत अच्छे से इन नोट्स को बनाएं, क्योंकि ये बिल्कुल उसी लैंग्वेज में होते हैं जिस लैंग्वेज में आप समझ पाते हो। ठीक है, किताबी भाषा नहीं है, यहाँ पर जो समझाया जा रहा है वो बिल्कुल आपको अपनी ही भाषा में समझाया जा रहा है। तो आप इस नोट्स को जो है नोट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो कार्य के आधार पे नेक्स्ट होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप हम देख रहे हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं, तो उसी कार्य को करेंगे, उसके अलावा कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए तो जैसे कि वॉशिंग मशीन है, तो उसका एक ही पर्टिकुलर काम है, वो सिर्फ कपड़े वॉश करेगी तो कपड़े ही वॉश करेगी, इसके अलावा उसका और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे लाइक हम बात करें स्मार्ट वॉच जो है टाइम दिखाने का काम करेगी, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगी। जैसे हम बात करें ग्राइंडर जो है किसी चीज़ को ग्राइंड करने का काम करेगा, इसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। जैसे हम बात करें मिक्सर की, तो किसी चीज़ को मिक्स करने का काम ही करेगा, अदरवाइज और कुछ काम नहीं करेगा। तो ऐसी मशीन्स जो कि विशेष रूप से किसी एक ही काम के लिए बनी है, वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वो होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो चलिए जो है आज हमने हमारी क्लास के अंदर
सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के तीनों टाइप्स को एक बार फिर से रिवाइज किया, और साथ ही साथ में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में जिन जिन प्रोग्राम को रखा गया है उसमें हमने पहले प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको देखा हमने, साथ ही साथ कार्य के आधार पर उसके कितने प्रकार होते हैं उनको हमने देखा। तो एक बार जो है 5 मिनट के लिए हम 8 प्रकार जो हमने उसके कार्य के आधार पर देखे हैं उनको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कार्य को बैच के रूप में डिवाइड करके फिर कार्य करवाया जाता है, जहां पर यूजर कार्य के पूर्ण होने तक इंतजार करेगा, यहां पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है भाई? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक टाइम में जो है अलग अलग प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर हमने पढ़ा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग प्रोसेसर को आपस में जोड़कर एक काम करवाया जाए, वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर हमने पढ़ा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक टाइम में एक से अधिक टास्क को पूरा कर सकते हैं एक ही समय में, तो वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फिर हमने देखा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जो है समय की सीमा में बांध कर इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवाया जाता है, तो वो होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमने पढ़ा था एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अभी हमने पढ़ा है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो विशेष कार्य के लिए बनाए गए होते हैं वही कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी वास्तविक समय पर काम करने वाले जो होते हैं वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और एक और हमने पढ़ा, एक नहीं अभी तो 2 बाकी रह गए। 2 कौन से बाकी रह गए भाई, जल्दी से याद करो। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया, एम्बेडेड हो गया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बच गया भाई? चलिए आप भी याद करिए जब तक मैडम को भी याद आ जाएगा। होता है ऐसा कभी कभी, पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी टाइम शेयरिंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग। तो चलिए हम लोगों ने जो है फिर देखिएगा 7वें नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जो है एक से अधिक कंप्यूटर जो है नेटवर्क के माध्यम से आपस में कनेक्ट होंगे, मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी में स्ट्रक्ट होंगे, और उन्हीं के द्वारा वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाएगा वो कौन सा होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी एक काम को उन 5 कंप्यूटर को, जितने भी कंप्यूटर होंगे नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए, उन कंप्यूटर को जो है एक ही काम जो है अलग अलग भाग में बांट के सौंपा जाता है। तो चलिए आज हम लोगों ने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया और कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उनको देखा, और उनके यूजेस कहाँ होते हैं वो सब कुछ अपन ने देखा है। तो आप जो है इस क्लास को अच्छे से वापस पढ़ना, इसको रिवाइज करना। नेक्स्ट मिलते हैं हम क्लास के अंदर फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के और टाइप्स के आगे और टाइप पढ़ेंगे कि भाई अब यूज़र इंटरफेस के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होगा, और जो है आगे हम पढ़ेंगे कि चलो आगे ही देखेंगे, अब जो भी देखना है अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।